तो नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल लेजिस्लेशन ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड कुछ सोशल लेजिस्लेशन जो 19th सेंचुरी में हुई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द 19th सेंचुरी इन इंडिया वाज अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स। जो 19th सेंचुरी का पीरियड रहा इंडिया में, वो माना जाता है पीरियड ऑफ सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स का पीरियड। ठीक है, दिस एरा saw the emergence of several movements aimed at addressing deep-seated social evils such as caste discrimination, the oppression of women, and harmful religious practices। ठीक है, और जो ये एरा था इसमें emergence हुई बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। किसको एड्रेस करने के लिए? जो डीप सीटेड सोशल इविल्स जो फैल चुके थे हमारे देश में, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वुमेन्स पे अत्याचार होना एंड उन्हें राइट्स ना मिलना, और हार्मफुल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो की जा रही थी, अंधविश्वास था जो, ठीक है, जो कस्टम्स थे, तो उनके खिलाफ बहुत सारी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी में। Social legislation during this period were heavily influenced by reformers, British colonial authorities, and evolving intellectual and moral ideals। ठीक है, और सोशल लेजिस्लेशन इस पीरियड में किन के द्वारा चलाई गई? ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के द्वारा, और बहुत सारे अदर रिफॉर्मर्स जिन्होंने जोर दिया इन सोशल इवल्स को जड़ से मिटाने का। ठीक है, प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन से थे? राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिराव फूले अमंग अदर्स। ठीक है, कैंपेन फॉर लेजिस्लेटिव चेंजेस टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस लाइक सती, प्रमोट विडो रीमैरिज एंड सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, राजा राम मोहन रॉय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, कैंपेन्स चलाए, प्रोटेस्ट किए। किसके लिए? जो प्रैक्टिसेस थी उन्हें एलिमिनेट करने के लिए, जैसे सती थी, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए, और वुमेन्स की एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेन्स किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जोर डाला कि इसके लिए कोई ना कोई लॉज जो है बनाए जाएं, ताकि हम इन इवल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने इतना ही लिखना है। तो उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था सोशल लेजिस्लेशन ऑफ 19th सेंचुरी का। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सोशल लेजिस्लेशन के, जो कि 19th सेंचुरी में लाई गई। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन इन द 19th सेंचुरी वाज टू रिफॉर्म डीपली इंट्रेंच्ड सोशल प्रैक्टिसेस दैट वर सीन एज ऑप्रेसिव, अनजस्ट और हार्मफुल टू वुल्नरेबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही था कि सोशल लेजिस्लेशन का, कि हमने क्या करना है? रिफॉर्म करना है जो डीपली फैल चुके हैं सोशल इविल्स, सोशल प्रैक्टिसेस जो कि देश के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। वो क्या है? ऑप्रेसिव है, अनजस्ट है और हार्मफुल है। पार्टिकुलरली किन के लिए? वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जो पार्टिकुलरली अनजस्ट प्रमोट करती थी, इनइक्वलिटी प्रमोट करती थी। These laws sought to challenge traditional norms and customs that perpetuated discrimination, inequality and violence। और ये लॉज जो लाए गए, ये किसके लिए लाए गए? चैलेंज करने के लिए लाए गए उन ट्रेडिशनल नॉर्म्स और कस्टम्स के लिए जो कि प्रमोट कर रहे थे डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और वायलेंस। ठीक है, इन इंडिया सोशल लेजिस्लेशंस एम्ड एट एबॉलिशिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड while promoting progressive reforms such as widow remarriage and women's education। ठीक है, इंडिया में जो सोशल लेजिस्लेशन लाई गई उनका एम क्या था? कि हमने प्रैक्टिसेस जो सोशल इवल्स हैं उनको ख़त्म करना, जैसे कि सती हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, जबकि हमने प्रमोट करना है किसको? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को। विडोज़ की रीमैरिज करवानी है, और वुमेन्स एजुकेशन को हमने प्रमोट करना है। The goal was to create a more human, equitable society that upheld the dignity and rights of individuals regardless of their gender or caste। ठीक है, और गोल यही था इन सोशल लेजिस्लेशन का कि क्रिएट करना हमने एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर एक को इक्वल राइट्स मिलें,
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले बगैर उनका जेंडर या कास्ट देखे हुए, ठीक है। At the same time, these legislations reflected broader global shifts towards human rights and social justice. फर्स्ट कस्टम जिसके अगेंस्ट सोशल लेजिस्लेशन लाई गई वो था सती कस्टम। तो पढ़ते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ सती कस्टम। द ऑफिशियल ब्रिटिश एफर्ट्स टू रिफॉर्म द अब्यूजेस प्रेवलेंट इन इंडियन सोसाइटी वर ऑन द होल वेरी लिमिटेड। तो ऑन द होल देखें तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके जो एफर्ट्स थे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, किससे, सोशल ईवल से, सोशल एब्यूज़ से, वो बहुत ही लिमिटेड थे। मतलब ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं, लेकिन उनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो थी वाज द आउटलाइंग ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ सती इन 1829 व्हेन विलियम बेंटिक मेड इट अ क्राइम टू हैव एनी एसोसिएशन विद द बर्निंग ऑफ अ विडो ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल पायर, ठीक है। इनकी जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि जब उन्होंने आउटला किया किसको, प्रैक्टिस ऑफ सती को 1829 में, जब विलियम बेंटिक ने इसे क्राइम घोषित कर लिया, ठीक है। अगर कोई भी जो है विडो को उसके हस्बैंड के साथ अगर उसकी चिता पे जलाएगा तो वो एक क्राइम माना जाएगा, मर्डर माना जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, दिस रिचुअल शुड ट्रूली बी कॉल्ड शामराना और अकम्पनिंग इन डेथ। इस रिचुअल को क्या कहते थे, शामराना या कंपनी करना डेथ में, मतलब अगर कोई मारा है तो उसको कंपनी देना, ठीक है। सब लो आप क्या क्या कस्टम थे। जनरली द राइट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हाई कास्ट हिंदूज। जनरली जो ये राइट थे ये रिस्ट्रिक्टेड थे किस तक, हाई कास्ट हिंदूज तक। जो हाई कास्ट हिंदूज थे वो ये क्या करते थे, परफॉर्म करते थे सती कस्टम। Muslim invaders find it particularly objectionable and Mughal emperors trying to discourage it। और जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, जब उनका राज हिंदुस्तान पे हुआ तो उन्होंने इस कस्टम को ऑब्जेक्शनेबल बताया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द अर्ली गवर्नर जनरल्स लाइक कॉर्नवालिस, मिंटो एंड लॉर्ड हेस्टिंग टुक सर्टेन स्टेप्स टू रिस्ट्रिक्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। हाउएवर दीज रिस्ट्रिक्शन प्रूव्ड इनएडिक्वेट एंड हैड लिमिटेड सक्सेस। जो अर्ली गवर्नर जनरल से जैसे कॉर्नवालिस हो गया, मिंटो हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग हो गया, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इस प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन उनकी जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाई, ठीक है, ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गवर्नर जनरल एमहेस्ट बिलीव दैट द टाइम वाज नॉट राइट टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय लेजिस्लेटिव एक्शन। तो गवर्नर जनरल क्या मानते थे कि अभी जो राइट टाइम नहीं है एबॉलिश करने का सती प्रथा को, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शन से अगर वो मानते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो कि कंजर्वेटिव हिंदू के द्वारा, ठीक है। इट वाज ओनली आफ्टर द एफर्ट्स एंड एजिटेशंस बाय राजा राम मोहन रॉय and other enlightened Indians and missionaries for the abolition of sati and government agreed to take this humanitarian step। ये सिर्फ और सिर्फ राजा राम मोहन राय और अदर इनलाइटेंड इंडियंस और मिशनरीज की वजह से हुआ, जब इन्होंने दबाव बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि वो जो सती कस्टम है उसे बैन करें, तो गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ा इस ह्यूमैनिटेरियन स्टेप को लेने में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रिवेंशन एक्ट ऑन दिसंबर 4, 1829। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास कर लिया प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट कब, दिसंबर 4 को 1829 को, और आउटला कर लिया किसको, सती की प्रैक्टिस को इन बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रेगुलेशन एनी पर्सन असिस्टिंग इन वॉलेंट्री एमुलेशन वाज टू बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल homicide and anyone using violence to couple a widow to warn herself was to be punished with death। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इस रेगुलेशन, इस लॉ के मुताबिक क्या था कि कोई भी जो वॉलेंट्री या कोई भी जो है मतलब ज़बरदस्ती करेगा विडोज को जलने के लिए, तो वो उसको क्या पनिश किया जाएगा, डेथ के साथ पनिश किया जाएगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी इस लॉ के मुताबिक, अगर कोई ज़बरदस्ती किसी विडो को जलाता उसके पति के साथ, ठीक है। A similar resolution was passed in Madras on Feb 2, 1830 को भी सेम रेजोल्यूशन कहाँ पास हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी।
दिस रेजोल्यूशन गेव राइज टू कंसिडरेबल एजिटेशन इन बॉम्बे एंड इन बंगाल। ठीक है, तो बॉम्बे और बंगाल में ये जो है क्या स्टार्ट होगी, एजिटेशन स्टार्ट हो गई, और अ पटिशन वाज प्रेजेंटेड टू वेंटिक एंड स्ट्रांगली अपोजिंग इट। ठीक है, तो उसके बाद क्या, एक पटिशन फाइल की गई, दी गई किसको, प्रेजेंट की गई बेंटिक को, और जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे वो स्ट्रांगली अपोज करने लगे इस लॉ को, इस लेजिस्लेशन को। ठीक है, द पिटिशनर्स वेंट सो फार एज टू अपील टू द प्रीबिया काउंसिल इन लंदन जैन 1830। और जो ये लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लेजिस्लेशन के खिलाफ, वो 1830 को प्रीविया काउंसिल इन लंदन में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाउएवर दिस अपील वाज रिजेक्टेड एंड नो एजिटेशंस ऑकर्ड इन इंडिया। ठीक है, वो लेकिन जो अपील उन्होंने की थी, जो पिटीशन फाइल की थी लंदन में, लंदन की काउंसिल में, वो भी क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई उनके द्वारा। ठीक है, तो इस तरह जो है सती प्रथा को बैन किया गया इंडिया में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेजिस्लेशन क्या लाई गई। वो थी बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड होता है बाल हत्या, शिशु हत्या। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज़ की हत्या करना, मतलब ठीक है, उन्हें किल करना। Another horrible and cruel right, particularly common among the Bengalis and the Rajputs, was of killing their infant daughters at birth. ठीक है, taking female child to be a great economic liability. ठीक है, तो जो another horrible और cruel कस्टम था हिंदुस्तान में, वो क्या था, जो कि पार्टिकुलरली किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता, बंगालीज और राजपूत के द्वारा किया जाता था, कि वो जो अगर बच्चा पैदा होता था, वो अगर डॉटर होती थी तो उसे मार दिया जाता था। उनका मानना था कि जो फीमेल चाइल्ड है वो एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी, तो इसलिए जब भी बर्थ होता था गर्ल चाइल्ड का, तो वो उन्हें क्या कर लेते थे, किल कर लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम सोशली बैकवर्ड ट्राइब्स फॉलोड द कस्टम ऑफ किलिंग देयर न्यू बॉर्न डॉटर्स एट बर्थ। और कुछ सोशली बैकवर्ड ट्राइब्स से जो फॉलो करते थे इस कस्टम्स को, किसको, किल करना न्यू बॉर्न डॉटर्स को एट बर्थ पे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वाज डन बाय द मदर बाय डिलिबरेटली निगलेक्टिंग द फीडिंग ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ पॉइजनस ड्रग टू द चाइल्ड थ्रू द मदर्स ब्रेस्ट निपल। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता था, या तो डिलिबरेटली जानबूझकर उसे फीड करवाने से बच्चे को निगलेक्ट किया जाता था, फीमेल चाइल्ड को, या उसे क्या दिया जाता था, पॉइजनस ड्रग्स, ताकि वो मर जाए। ठीक है, किसके जरिए, थ्रू मदर्स निपल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनलाइटेंड ब्रिटिश एंड इंडियन ओपिनियन वाज ऑन एनिमल्स इन कंडेमनिंग इन्फेंटिसाइड एंड परसुएशन अलोन डिडंट वर्क। ठीक है, जो इनलाइटेंड ब्रिटिश थे और इंडियंस थे जो चाहते थे कि इन्फेंटिसाइड की निंदा कर सकें, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर पाए, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट पास हुआ 1795 में और 1804 में, जिसने डिक्लेयर किया कि इन्फेंटिसाइड जो है एक इलीगल प्रैक्टिस है और इक्विवेलेंट टू मर्डर। किसके बराबर है, एक मर्डर के बराबर है। जो ये परफॉर्म करेगा तो वो एक मर्डर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड एन एक्ट इन 1870 मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर पेरेंट टू रजिस्टर द बर्थ्स ऑफ ऑल बेबीज, particularly in the areas where these customs was restored in almost privacy। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया एक एक्ट 1870 में, जिसमें उन्होंने कंपलसरी कर लिया पेरेंट्स के लिए कि उनके जो भी बेबी जो पैदा होता है, जो भी बर्थ होता है बेबीज़ का, तो उन्हें क्या करना है, रजिस्टर करवाना है। ठीक है, और पार्टिकुलरली उन एरियाज़ में ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट था जहाँ पे कि प्राइवेसी में ये जो कस्टम है किया जा रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, एवोल्यूशन ऑफ सती कस्टम, बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो नेक्स्ट जो बाकी के सोशल लेजिस्लेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।